नमस्कार। शैक्षिक उपग्रह प्रसारण सेवा में आप सभी का स्वागत है। मैं सुनीता, प्रवक्ता भूगोल, विद्यालय शिक्षा विभाग हरियाणा की ओर से आपके लिए आज लेकर आई हूँ 12th क्लास ज्योग्राफी का टॉपिक, जिसका नाम है मानव बस्तियाँ। बच्चों, पहला पार्ट हमने लास्ट में किया था। इस बार हम दूसरा पार्ट करेंगे जिसका नाम है नगरीय बस्तियाँ। हमने डिटेल में देखा था कि ग्रामीण और नगरीय बस्तियों में क्या भिन्नता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा नगरीय बस्तियाँ। आई होप आप सभी रेडी होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक नगरीय बस्तियाँ। ये दूसरी बुक का टॉपिक है जिसका नाम है भारतीय लोग, भारत लोग और अर्थव्यवस्था। तो ये नगरीय बस्तियां करने का उद्देश्य क्या है? क्योंकि कोई भी कार्य जब करते हैं तो पहले हमें उसके उद्देश्य के बारे में तो पता ही होना चाहिए। तो इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या होगा कि नगर क्या होते हैं, किस प्रकार वो गांव से भिन्न है। सामान्यतः एक नगर की संकल्पना एक वर्ड दिमाग में आते ही क्या चाहता है? अलग अलग प्रकार के नगर हैं, क्यों विकसित होते हैं, किस प्रकार भिन्नता है और ये किस प्रकार हमारे जीवन व क्रियाकलाप को प्रभावित करते हैं। तो ये है हमारा इस टॉपिक को करने का उद्देश्य कि किस प्रकार नगरों का विकास हुआ, किस प्रकार अलग अलग प्रकार के नगर पाए जाते हैं, आखिर क्या होते हैं नगर, क्यों ये ग्रामीण बस्तियों से अलग होती हैं नगरीय बस्तियां, और कैसे ये हमारे आर्थिक विकास, जीवन क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक नगरीय बस्तियां। शुरू करने से पहले हम देखेंगे कि इस टॉपिक में हमने क्या पढ़ना है। तो परिचर्चा के मुख्य बिंदु आप ये स्लाइड देख रहे होंगे। इसमें आपको देखो बहुमंजिली इमारतें दिखाई दे रही हैं। ये किस चीज की ओर संकेत कर रहा है? नगरों की ओर, है ना। कोई खेत खलियान, कोई पशु, कोई प्राथमिक क्रियाकलाप शायद नहीं दिख रहा होगा। तो देखते हैं आगे कैसे भिन्न है। तो पहले हम जानेंगे परिचर्चा के मुख्य बिंदु क्या हैं, हमें किन विषयों पर, किन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। पहला है आपका नगरीय बस्तियों से क्या अभिप्राय है, भारत में नगरों का विकास कैसे हुआ, क्यों हुआ, भारत में नगरीकरण क्या है, जनसंख्या के आधार पर नगरों का वर्गीकरण, नगरों का प्रकार्यात्मक वर्गीकरण और भारत के प्रमुख महानगर। तो आज की परिचर्चा के हमारे बिंदु रहेंगे यही कि नगरों का प्रकार्यात्मक वर्गीकरण और महानगर क्या क्या है। तो अब हम स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा एक बार हम फ्लैशबैक की ओर जाएंगे, क्योंकि हमें बहुत कुछ पता होता है और आई नो हमारे स्टूडेंट बहुत ही क्यूरियस होते हैं। बच्चा तो फादर इज द चाइल्ड इज द फादर ऑफ नेशन, नो डाउट। You are very learned person, you are very curious, your mind is very sharp, so you have many knowledge regarding this topic. So first I want to ask little questions. First question है, नगरों को किन आधारों पर गांव से अलग किया जाता है? जैसे ये कॉन्सेप्ट दिमाग में आती है नगर गांव, तो आपके माइंड में सबसे पहले क्या आया? क्या आधार होंगे जिसके आधार पर उन्हें अलग किया जा सकता है? सोचिएगा। शायद जो मैं सोच रही हूँ प्यारे बच्चों, आप भी वही सोच रहे हो कि नगरों में मुख्यतः प्राथमिक क्रियाकलाप नहीं होते, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक क्रियाकलाप होते हैं। तो नगर अपनी आजीविका के लिए एक नोड बिंदु के रूप में कार्य करते हैं और अपने लोगों का भरण पोषण, आजीविका के लिए विकास के माध्यम के रूप में द्वितीयक और तृतीय क्रियाकलापों पर मुख्यतः निर्भर रहते हैं। यही सोच रहे थे? बिल्कुल। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, नगर के प्रमुख आर्थिक क्रियाकलाप क्या होते हैं? अभी तो देखा हमने द्वितीयक और तृतीय क्रियाकलाप, जैसे उद्योग है, परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा, यस, ट्रांसपोर्ट, रोडवेज, रेलवेज, परिवहन, संचार के साधन। बिल्कुल, ये सभी क्रियाकलाप कहाँ होते हैं? नगरों में। क्या प्राथमिक? बिल्कुल नहीं होते, होते हैं थोड़े बहुत, लेकिन
75% से अधिक जनसंख्या द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलापों में संलग्न होती है। बिल्कुल सही। अरे आपको तो पीछे वाला पूरा समझ आया है, वेरी गुड, तभी हम आगे ग्रास्प कर पाएंगे, समझ पाएंगे। तो चलो आप ये बताओ, आप कहाँ रहते हो, नगर में या गांव में? ओके, अब आपने सोच लिया होगा कि आप कहाँ रहते हैं, पता है आपको नगर या गांव में। तो अब आप देखो कि आपके गांव में अगर रहते हो तो क्या क्या क्रियाकलाप होते हैं, कैसे वो नगरों से भिन्न है, और नगरों में अगर आप रहते हो तो नगरों में क्या क्या होते हैं, क्यों नहीं उसको गांव कहा जाए, नगर क्यों कहा जाता है, तो वो भिन्नता फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के कुछ नगरों के नाम बताओ। क्या बता सकते हैं? यस, बिल्कुल सही, छोटे छोटे नगर, बड़े सारे नगर हैं, जैसे हैदराबाद है, दिल्ली है, चंडीगढ़ है, यस, कोलकाता है, बहुत सारे नगर हैं। बिल्कुल। भारत में नगर नए बसे हुए या बहुत पुराने बसे हुए हैं? क्या कुछ बता सकते हो किसी बहुत पुराने नगर का नाम? यस, जो हमारे धार्मिक आर्थिक नगर हैं, जैसे वाराणसी है, हरिद्वार है, ये क्या है, बहुत पुराने बसे हुए हैं। क्या कोई ऐसा नगर भी है जिसको हम नियोजित कहते हैं, बहुत ही सुंदर तरीके से बसा हुआ हो? चलो हिंट देती हूँ, ऐसा नगर 2 स्टेट की राजधानी भी है। अरे वाह, वेरी गुड, बिल्कुल सही समझ रहे हो, वो है हमारा चंडीगढ़, यस, जिसे नव नियोजित नगर का उदाहरण है। तो और अधिक जानकारी के लिए तो चलिए चलते हैं, जानते हैं आखिर ये नगर क्या होते हैं और ये किन आधारों पर गांव से अलग होते हैं। डिटेल में जानने के लिए चलते हैं। ये देखिए, देखा आपको? यस, ऊपर आप एक पिक्चर देख रहे हैं, इस पिक्चर से ही आपको सभी क्लियर हो जाएगा। वैसे आपने अभी बहुत कुछ बताया है, उसे हमने कंपाइल करना है ना, अपने शब्दों में। जब हम अपने शब्दों में करेंगे तो हमें रटने की, याद करने की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है ना। तो नगरीय बस्तियां देखो सहत भी हो सकती हैं और बड़ी बड़ी दूर दूर खुली भी हो सकती हैं। नगरीय बस्तियां अनेक प्रकार के अकृषि कार्य, आर्थिक और प्रशासनिक कार्य में संलग्न होते हैं यहाँ के लोग। नगर अपने चारों ओर के क्षेत्र से प्रकार्यात्मक रूप से जुड़ा होता है। यह एक नोड के रूप में कार्य करते हैं। नोड माने तो केंद्र बिंदु। बड़े ध्यान से पढ़ना, हर वर्ड अपने आप में क्वेश्चन होता है और वही हमारा पेपर हो जाता है, फिर हमें अलग से तैयारी नहीं करनी पड़ती। सो रीड इट वेरी केयरफुली। नोड होता है केंद्र बिंदु, जहां से नगर अन्य भागों से जुड़ा हुआ होता है। यह एक नोड के रूप में कार्य करता है। अतः वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय कई बार प्रत्यक्ष रूप से और कई बार अप्रत्यक्ष रूप से मंडी और नगरियों की श्रृंखला के माध्यम से किया जाता है। क्लियर हुआ होगा? तो अधिकतर मुख्यतः क्या है, अधिकतर क्रियाकलाप द्वितीयक और तृतीयक होते हैं। समझ आया? तो अभी हमने जाना कि नगर क्या है, किस प्रकार की ग्रामीण बस्तियों से भिन्न है और आवास के आधार पर कितने भागों में बांटा था, 2 में, नगरीय और ग्रामीण बस्तियां। तो नगर और गांव अगर हमें पता होगा तो बस्ती तो नेचुरल है, बसाव प्रक्रिया है। आदिवास आवास की मूलभूत इकाई है। अनेक घरों के समूह को बस्ती कहते हैं। अगर वो गांव में है तो ग्रामीण और नगरों में है तो नगरीय। यस, बिल्कुल सही। तो आओ कुछ जानते हैं। बताइए, भारत की प्राचीन नगरीय सभ्यता कौन सी थी? हमने कुछ सभ्यताओं का नाम सुना, हम सभी को पता है कि वो कहाँ विकसित हुई, नदी घाटियों में। तो भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी थी? नाम कुछ हिंट देती हूं मैं आपको। यस, कुछ ने सोच लिया होगा। यस, तो बिल्कुल जो आप सोच रहे हैं वही मैं अभी बताने जा रही हूं। तो वो कौन सी है? सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको हड़प्पा संस्कृति के नाम से जाना जाता है। अच्छे प्यारे बच्चों, आपने इनके कुछ नगरों के भी नाम सुने होंगे। पता है आपको, ये पहली नगरीय सभ्यता थी। कौन से नगर हैं, बता सकते हो? यस, बिल्कुल, तो बताइए। यस, वेरी राइट, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। तो मतलब नगरों का विकास बहुत पुराने समय से ही हुआ है। और ये जो नगर विकसित होते हैं तो इस प्रक्रिया को जानते हो क्या कहते हैं? नगरीकरण। यह कोई एक
कारक नहीं है कि नगर बस गया और ये एक प्रोसेस है जिसके कारण धीरे धीरे गांव नगर के रूप में विकसित होता चला जाता है। तो उस प्रक्रिया को जिससे नगरीय जनसंख्या में वृद्धि होती है क्या कहते हैं हम? यस, नगरीकरण। अच्छा, किसी धार्मिक नगर का नाम बताओ जो बहुत पुराने समय से विकसित है। यस, जहां मेला भी लगता है कुंभ का। यस, इलाहाबाद, जिसको हम प्रयागराज कहते थे, वाराणसी, हरिद्वार, ये बड़े प्राचीन नगर है, पुराने समय से बसे हुए नगर हैं। अच्छा, अंग्रेज जब भारत में आए तो पहले किन भागों से आए थे? तटीय भागों में आए। तो अनेक नगर जैसे मुंबई, गोवा की ओर जाते हैं, फिर चेन्नई है, फिर आगे की ओर कोलकाता है। इन तटीय क्षेत्रों को आंतरिक भागों से जोड़ने के लिए उन्होंने इनका विकास किया और ये नगर बन गए। इन्हीं की तर्ज पर फिर आंतरिक भागों में भी जनसंख्या का जीवन स्तर ऊपर उठा और नगरों की संकल्पना का, नगरों की प्रक्रिया का विकास हुआ, जिससे नगरीकरण की प्रक्रिया का, जिससे नगरों का विकास हुआ। अच्छा, भारत के कुछ नगर जानते होंगे आप। यस, चंडीगढ़ क्या है? गांव है, नगर है? यस, एक नगर है। दिल्ली हमारी राजधानी क्या है? वो भी एक नगर है। पानीपत, सोनीपत, कुरुक्षेत्र, करनाल, अंबाला, जमशेदपुर, रांची, ये सब क्या है? यस, नगर हैं। तो ये भारत के कुछ नगर हैं। तो अभी हमने क्या जाना कि पहली नगरीय सभ्यता कौन सी थी और किस प्रकार नगरों का उदय हुआ। अर्थात इससे हमें एक बात तो निश्चित हो गई कि आज ही नगर विकसित नहीं हुए, हम ये कहें तो नगरों का एक पुराना इतिहास है। ठीक है, तो सबसे प्राचीनतम नगर हमारा था वाराणसी और एक पुराना इतिहास है। उसी आधार पर हम नगरों को अनेक भागों में बांटते हैं। तो आइए जानते हैं नगरों का विकास कैसे हुआ। यस, देखिएगा, भारत में नगरों का विकास मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा प्यारे बच्चों? यस, वेरी गुड। प्राचीन नगर, मध्यकालीन नगर और आधुनिक नगर, 3 भागों में बांटा है। तो अब देखते हैं कि ये क्या है। अभी हमने देखा भी है ना, सुना हमने, आपस में समझा, विचार विमर्श किया। अभी हम एक स्टेप और आगे की ओर बढ़ाते हैं। भारत में लगभग 2000 से भी अधिक वर्षों की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वाले नगर हैं, जिनके विकास का मुख्य कारण अनेक सामाजिक और सांस्कृतिक कारक रहे हैं, धार्मिक कारक रहे हैं, ऐसे नगरों को हम प्राचीन नगर कहते हैं। जैसे वाराणसी, इलाहाबाद, पाटलिपुत्र। इलाहाबाद का पुराना नाम क्या था? प्रयागराज। और पाटलिपुत्र का अब नाम क्या है? यस, पटना, जिसे हम बिहार की राजधानी के रूप में भी जो विकसित है। ये क्या है? हमारे प्राचीन नगर। अब उसके बाद कुछ नगर ऐसे जो बहुत पुराने नहीं हैं, लेकिन इसके बाद औपनिवेशिक शासन के दौरान और इसके बाद लगभग 100 वर्षों का इतिहास रखते हैं। ऐसे नगरों को हम क्या कहते हैं? मध्यकालीन नगर। बिल्कुल सही, मध्यकालीन नगर। ये किस कारण थे? राजा रजवाड़ों के विकास के कारण और औपनिवेशिक शासन, यानी जो औपनिवेशिक लोग आए थे उनके कारण उनका प्रभाव रहा और तटीय भागों से आंतरिक भागों तक उसी प्रभाव के परिणाम स्वरूप कुछ क्षेत्रों को अन्य भागों की अपेक्षा अधिक विकसित कर दिया। किसी कारण वो विकास का केंद्र थे, चाहे वो यातायात परिवहन के साधनों के रूप में जोड़ दिए गए, या वो उद्योगों का विकास हुआ, या वहाँ कम्युनिकेशन संचार प्रणाली का विकास किया गया और अन्य आर्थिक क्रिया प्रशासनिक कार्यों के रूप में विकसित किए गए। तो वो अन्य भागों से विकसित हो गए जहाँ क्रियाकलाप अधिक हुए, प्रशासन से संबंधित सुविधा हुई और लोगों ने विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करनी शुरू कर दी। तो ऐसे नगर कौन से थे? मध्यकालीन नगर। जैसे हमारा जमशेदपुर का आ गया, मुंबई है, कोलकाता है, चेन्नई है, कोचीन है, यस, सूरत है, गोवा का है, मंगलोर है, ये हमारे क्या थे? मध्यकालीन नगर। तो चलिए तीसरे की ओर बढ़ते हैं। वो क्या है हमारा? आधुनिक नगर। लगभग वो नगर जिनका विकास अंग्रेजों और यूरोपियों के आगमन के बाद
तटीय क्षेत्रों से आंतरिक भागों की ओर हुआ। विशेषकर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जब औद्योगिक विकास हुआ तो अनेक क्रियाओं के परिणाम स्वरूप नगरीय जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हुई। यानी गांव से लोग शहरों की ओर आने लगे। किसके कारण? रोजगार के कारण, सुविधाओं के कारण, पर्यटन स्थलों के विकास के कारण। विकास होने के कारण लोग गांव से शहरों की ओर आ गए। तो उससे अनेक नियोजित यानी प्लान करके बचाया गया कि कैसे जनसंख्या को एकोमोडेट किया जाए, और कुछ नगरों को किसी विशेष कार्य के लिए। तो ऐसे नगरों को हमने क्या कहा प्यारे बच्चों? यस, बिल्कुल सही, आधुनिक नगर। जैसे नवनियोजित नगर में चंडीगढ़ इसका सबसे उत्तम उदाहरण है, नियोजित नगर। तो ये थे हमारे कौन से पार्ट? नगरों के तीनों वर्गीकरण। मध्यकालीन, यस, सबसे पहले प्राचीन नगर, प्रागैतिहासिक नगर, मध्यकालीन नगर और आधुनिक नगर। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद नगरीकरण की प्रक्रिया बहुत तेजी से बढ़ी, इसलिए इसका विकास बहुत अधिक हुआ। तो आइए जानते हैं भारत में नगरीकरण का इतिहास। अब नगरीय जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ी। क्यों बढ़ी? क्या कारण थे? किसके कारण नगरीय जनसंख्या में वृद्धि हुई? बता सकते हो? बताइए। अब आप देखो, स्लाइड पे आपको दिखाई दे रहा होगा, नगरीय जनसंख्या में वृद्धि की प्रक्रिया को, प्रवृत्ति को हम क्या कहते हैं? नगरीकरण। अगर हम 2001 के आंकड़ों को देखते हैं, उससे पहले के 1991 के आंकड़ों को देखते हैं, तो हमारी नगरीय जनसंख्या कितनी थी? लगभग 27.7%, जो बहुत ही कम है। लेकिन जैसे विकसित देशों से तुलना करें तो कम है, लेकिन जिस गति से हमारा औद्योगिक विकास हुआ, आर्थिक विकास हुआ, नगरीकरण की प्रवृत्ति भी बहुत तेजी से, बहुत गति पकड़ती चली गई। और अगर हम देखें तो 2011 में जनगणना के अनुसार हमारी जनसंख्या लगभग 28% से बढ़कर कितनी हो गई? लगभग 32% हो गई, और अभी भी तेजी से बढ़ती जा रही है। तो बताओ, इसके बढ़ने के क्या कारण है? क्यों बढ़ी ये? यस, तो ऊपर देखिएगा आप, इसमें क्लियर दिया हुआ है, ग्रामीण क्षेत्र का नगरीय हो जाना। जनसंख्या अधिक होने के कारण ग्रामीण क्षेत्र नगरीय हो जाता है। प्राकृतिक वृद्धि अधिक होती है, जिससे बसाव प्रक्रिया के कारण और नए क्षेत्रों का विकास होता है। और गांव से नगरों की ओर जनसंख्या का प्रवास, जो आर्थिक कारणों से, सामाजिक कारणों से, रोजगार सुविधाएं, शिक्षण सुविधाएं आदि अनेकों कारणों के कारण होता है। तो जिससे नगरीय जनसंख्या तेजी से बढ़ती गई और अभी भी बढ़ती जा रही है। तो अब आपने ढूंढना है कि इस नगरीय जनसंख्या में इस तेजी से वृद्धि के पीछे क्या कारण है। अगर आपने ध्यान से सुना होगा, पढ़ा होगा, तो आपको समझ आ गया होगा, आप इजीली बता सकते हैं। तो बताइए। यस, बिल्कुल सही, ऊपर ही तो दिए हुए हैं। अनेक कार्यों के कारण जनसंख्या में प्रवास होता है। गांव से नगरों की ओर लोग आ जाते हैं। वो औद्योगिक कारण है, रोजगार की सुविधाएं हैं, अवसंरचनात्मक सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं हैं, शैक्षणिक सुविधाएं हैं, मनोरंजन संबंधी सुविधाएं हैं, जिनके कारण लोग गांव छोड़कर शहर की ओर आ जाते हैं। हाँ, इसका मतलब ये कदापि नहीं है कि गांव में कोई सुविधा नहीं है, मगर निम्न जीवन स्तर होने के कारण, उच्च शिक्षा प्राप्ति के कारण, वैश्विक दौर में आने के बाद प्रतिस्पर्धा होने के कारण लोग अधिक से अधिक विकास चाहते हैं। तो इसलिए वो नगरों की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। और जब जनसंख्या अधिक हो जाती है तो बस्ती में भी वैसी सुविधाएं मिल जाती हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको भी हम नगर कहते हैं। धीरे धीरे वो नगर का सा रूप ले लेता है, क्योंकि गांव में वैसी सुविधाएं दे देते हैं। तो इसलिए बस्ती का नगर में परिवर्तित हो जाना और अनेक नगरों का आपस में मिल जाना। समझ आया? तो अभी तक हमने क्या किया? अभी तक हमने किया नगर क्या होते हैं, इनकी आर्थिक क्रियाएं या मुख्य क्रिया कौन कौन सी होती हैं, नगरों के प्रकार यानी कितने प्रकार से, उनका इतिहास क्या है, प्रागैतिहासिक नगर, मध्यकालीन और आधुनिक नगर। और इतिहास के बाद हमने जाना
कि भारत में नगरीकरण की प्रवृत्ति कैसे बढ़ी। तो अब हमने देखा कि नगरीय जनसंख्या कितनी तेजी से बढ़ी। अब उस तेजी से बढ़ने के कारण यानी नगर छोटे से फिर बड़े बहुत होते चले गए, तो जनसंख्या के और अन्य कारकों के आधार पर नगरों को भी अनेक भागों में बांट दिया। कुछ नगर तो बहुत सहज बचाते, कुछ खुले खुले दूर दूर होते हैं। तो जानते हैं कि किस प्रकार नगरों को वर्गीकृत किया गया। या देखिएगा, जनसंख्या के आधार पर और प्रकारों के आधार पर। जनसंख्या के आधार पर अभी देखा था ना हमने कि कैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है। अब उसमें कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े, कुछ मिलकर बड़े होते चले जाते हैं। भारत में ही अगर हम देखें तो जहां हमारी अमूल फैक्ट्री है, यस, वहां जैसे छोटे नगर को लेकर और बड़ा नगर बृहत मुंबई तक भारत में ही है, जहाँ करोड़ों से अधिक जनसंख्या है, जिसे हम अपनी वाणिज्यिक राजधानी भी कहते हैं। तो उस जनसंख्या के आधार पर नगरों को 6 भागों में बांटा है। कितने भागों में? 6 में। तो चलिए देखिएगा, प्रथम श्रेणी के नगर, द्वितीय श्रेणी के, तो नीचे से अगर हम देखें तो 5000 से कम जनसंख्या यानी उससे जब बढ़ जाती है तो उसको हम बस्ती का रूप कह देते हैं। वो लगभग 226 नगर हैं। 5000 से 9999 1057 नगर आते हैं। 10,000 से 19,999, फिर 20,000 से 49,000, 50,000 से 99,000 और 1 लाख या उससे अधिक। तो इसके बाद जो आते हैं वो महानगर की श्रेणी में आ जाते हैं, जब नगर आपस में मिल जाते हैं। तो अब महानगर क्या होते हैं? महानगर जिनकी जनसंख्या 10 लाख या इससे अधिक होती है, उन बड़े बड़े नगरों को महानगर कहते हैं। 10 लाख से 50 लाख के बीच में होती है। ठीक है। प्रथम श्रेणी के नगर क्या होते हैं? जिनकी जनसंख्या लगभग लाख तक होती है, उससे नीचे ही रहती है 50,000 से ऊपर, और जिनकी जनसंख्या 50,000 से लगभग 1 लाख या उससे अधिक होती है, ऐसे नगरों को हम शहर कहते हैं। फिर उसके बाद जब वो और बड़ा होता चला जाता है, आकार बढ़ जाता है, तो उसकी जनसंख्या बढ़ जाती है और वो कितनी हो जाती है? लगभग 10 लाख तक, 1 लाख से 10 लाख तक, उसको हम महानगर कहते हैं। मेगानगर जब 10 लाख से 50,000 लाख तक जनसंख्या हो जाती है, मेगानगर। जब अनेक आपस में मिल जाते हैं, नगर आपस में बहुत बड़े हो जाते हैं, तो उसको हमने क्या कहा? सन्नगर। और जब सारे मिल जाते हैं तो उसको हमने कहा विराट नगर, बहुत बड़ा नगर। तो जनसंख्या के आधार पर आकार बढ़ता है और उसी के आधार पर नगरों को प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी में बांटा है। तो अब ये फ्लो डायग्राम आपको क्लियर बताएगा कि क्या पदानुक्रम है, कैसे विकास होता है। सबसे पहले देखिएगा क्या है? कस्बा, देन नगर, शहर, महानगर और मेगानगर। यानी जब जनसंख्या 10 लाख या 50 लाख तक होती है तो उसको महानगर और मेगानगर कहते हैं। और ये दोनों किस रूप में विकसित होते हैं? नगरीय संकुल के रूप में। नगरीय संकुल माने तो यानी नगरों का समूह बन जाता है, आसपास अनेक छोटे छोटे नगर मिलकर बड़ा नगर बन जाता है। जनसंख्या बढ़ जाती है या कुल प्रवास के कारण जनसंख्या बढ़ती है, तो एक नगरों का समूह सा बन जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? नगरीय संकुल। और इसमें क्या क्या शामिल है प्यारे बच्चों? यस, महानगर और मेगानगर, और उसके बाद है सन्नगर। तो आप बता सकते हो भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, महानगर कौन सा है? यस, बृहत्तर मुंबई। अभी आई थी बात। मुंबई भारत का सबसे बड़ा महानगर है। और मेगानगर जिनकी जनसंख्या 20 लाख से 50 लाख से अधिक है। इस समय भारत में 5 मेगानगर है। देखो कौन कौन से हैं? बृहत मुंबई, चेन्नई, यस, बेंगलोर, हैदराबाद और कोलकाता। ये इनके नए नाम है। बेंगलोर का भी नया नाम बदलकर क्या हो गया है? बेंगलुरु। तो नगरों के पदानुक्रम के अनुसार ये नगरों का विकास है कि किस किस नगर में कितनी जनसंख्या पाई जाती है। तो जनसंख्या के आधार पर नगरों का पदानुक्रमित विकास क्रम इसमें दिखाया हुआ है। क्लियर?
अगर हम 2001 की जनगणना की बात करें बच्चों, तो उस समय हमारी कितनी थी जनसंख्या, नगरीय जनसंख्या? लगभग 27.7, 28%। अब बढ़कर कितनी होगी? 32.8, यानी लगभग 31.9, 32% है। तो इतनी अधिक नगरीय जनसंख्या को समाहित करने में अनेक प्रकार के नगरों का विकास हुआ है। इन नगरों में अनेक प्रकार की सुविधाएं भी हैं। इनमें कुछ छोटे नगर हैं, कुछ बड़े हैं, और इतनी तेजी से बढ़ते गए कि 2001 में जो हमारे 35 महानगर थे, महानगर, अब वो बढ़कर 51 से भी ज्यादा हो चुके हैं। ठीक है, तो अब ये था हमारा कौन सा वर्गीकरण? नगरों का जनसंख्या के आधार पर वर्गीकरण। दूसरा हमने कौन सा करना है? प्रकार्यात्मक वर्गीकरण। तो जानते हैं प्रकार्यात्मक, क्या नगरों में एक ही क्रिया होती है? नो, बहुत सारी, बिल्कुल सही कह रहे हो, बहुत सारी होती हैं। फिर इनको प्रकार्य के आधार पर क्यों बांटा जाता है? बहुत सारे कार्य तो होते हैं, लेकिन कोई विशेष कार्य, बिल्कुल सही कह रहे हो, विशेष कार्य, विशेषीकृत कार्य के आधार पर उनका नामकरण किया जाता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं? प्रकार्यात्मक वर्गीकरण। ठीक है, तो चलिए देखो, प्रकार्यात्मक वर्गीकरण में कई पार्ट है, जैसे प्रशासनिक नगर। जिन नगरों में, ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा, आगे आपके लिए करने के लिए कुछ होगा। जब हम खुद करेंगे तभी मुझे भी और आपको भी पता चलेगा हम समझ गए या नहीं, कैसे बांटना है, क्यों कहेंगे हम इनको। सो बी केयरफुल, रीड इट वेरी केयरफुली, राइट। प्रशासनिक नगर, जिनमें प्रशासन से बाकी क्रियाएं तो हैं, लेकिन प्रशासनिक भवन, मुख्यालय आदि बहुत अधिक होते हैं, जैसे दिल्ली है, मुंबई है, पटना है, आपका चेन्नई है, भोपाल है। प्रतिरक्षा नगर को हम छावनी नगर या गैरिसन नगर कहते हैं, जहां रक्षा उपकरण प्रशिक्षण से संबंधित क्रियाकलाप किए जाते हैं, जैसे अंबाला, महू। सांस्कृतिक नगर, जहां संस्कृति का, शिक्षा का, अनेक प्रकार की भाषा, अनेक प्रकार की ड्राइंग से संबंधित कलाएं, संस्कृति का विकास होता है, उसको हम सांस्कृतिक नगर कहते हैं, जैसे रुड़की। इसमें शिक्षा नगर आ गया है, खनन नगर आ जाता है, जैसे धार्मिक नगर आ जाता है, जैसे वाराणसी है, हरिद्वार है। शिक्षा नगर में पिलानी है, रोहतक है, सोनीपत है, रुड़की है। ठीक है, आगे की ओर चलोगे, संग्रह नगर, जहाँ वस्तुएं संग्रह की जाती हैं। औद्योगिक नगर, अन्य क्रियाकलापों के साथ जहां उद्योग बहुत अधिक विकसित होते हैं, जैसे जमशेदपुर। ठीक है, वितरण नगर, जहां से चीजों को वितरित किया जाता है, उनको वितरण नगर का नाम दिया जाता है। व्यापारी केंद्र, जो व्यापार के केंद्र के रूप में विकसित होते हैं। मनोरंजन, जो पर्यटन स्थल के रूप में मनोरंजन के लिए लोगों को आकर्षित करते हैं। परिवहन नगर, जो परिवहन साधनों के जंक्शन के रूप में विकसित होते हैं। ठीक है, जैसे बरेली का है, गाजियाबाद है, गुवाहाटी का है, दिल्ली का है, जंक्शन के रूप में जो विकसित हो जाते हैं। और नवनगर, नए बसे हुए नगर, जिसे हम प्लान्ड नगर भी कहते हैं, नियोजित सिटी भी कहते हैं, वो जैसे आपका चंडीगढ़। क्लियर हुआ होगा? ये है हमारा नगरों का प्रकार्यात्मक वर्गीकरण। अब आपकी बारी है, हम मिलकर एक एक्सरसाइज करने वाले हैं। वो क्या है? जिसमें हम जो हमने अभी पढ़ा उसी के बेस पर एक्टिविटी है, वो करिएगा। ये देखो, इसमें कुछ नगर दिए हुए हैं ना। अभी हमने जो पहला पार्ट पढ़ा हुआ है, इन नगरों को हमने उसी क्रम में लगाना कि कौन सा नगर किस में आएगा। आपको हिंट, वैसे आपको समझ आ गया? यस, बिल्कुल, मुझे हिंट देने की आवश्यकता नहीं है। यू आर वेरी क्यूरियस स्टूडेंट, वेरी गुड स्टूडेंट, वेरी गुड। समझ आ गया तो नेचुरल है कि आप करते चले जाते हैं। तो अब हमने इनको कैटेगरी में अलग अलग बांटना है। एक तरफ प्रशासनिक नगर, दूसरी तरफ आपका खनन नगर है, सांस्कृतिक धार्मिक नगर है, फिर आपका ट्रांसपोर्ट यानी परिवहन नगर है, वाणिज्यिक नगर है, जैसे दिल्ली है, भोपाल है, भिलाई है। ये हमारे किसमें आ गए सारे? यस, प्रशासनिक नगर में। जमशेदपुर, फरीदाबाद, गुड़गांव किसमें आ गए? यस, औद्योगिक नगरी के रूप में आते हैं। गुड़गांव टेक्नो पार्क के रूप में आ जाता है। रानीगंज, झरिया, ये आपके खनन नगरी के रूप में आते हैं। रोहतक, कुरुक्षेत्र। यस, आप तो बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे से करते जा रहे हो। इसका मतलब आपको समझ आ गया
यस, तो इस टेबल को आप कंप्लीट करिएगा और मैप पर इनको जानने की कोशिश करना कि ये कहाँ है भाई, किस लिए ये विकसित हो गए, जिससे हमें बाकी एक्टिविटीज भी, बाकी समझ भी हमारी विकसित होगी कि ये खनन नगर है तो यहाँ है, यहाँ खनिज पाए जाते हैं इसलिए है ये, यहाँ प्रशासनिक कार्यालय है तो इसलिए ये प्रशासनिक नगर के रूप में विकसित है। क्लियर? तो ये हमने क्या किया, नगरों का वर्गीकरण दो प्रकार थे, किस रूप में, एक आपका जनसंख्या के आधार पर और दूसरा वर्गीकरण था प्रकारों के आधार पर। तो आगे चलते हैं। अब ये आपका आ गया नगरों का, महानगरों का वर्णन। आप इसमें जो मैप देख रहे हैं इसमें नीचे सर्कल देख रहे हो, जिसमें जो सबसे बड़ा सर्कल है जो 3 ही सिटी में है, कोलकाता, मुंबई और ग्रेटर मुंबई, बृहत्तर मुंबई में, पता है कितनी जनसंख्या, 20 लाख या उससे अधिक, पॉपुलेशन इन मिलियंस यानी लाखों में जनसंख्या। उससे छोटा सर्कल है 15 लाख या उससे अधिक, फिर छोटा है वहाँ 10 लाख, और जो सबसे छोटा जिसमें डॉट है, जो हेडक्वार्टर्स हैं किसी भी क्षेत्र के मुख्यालय हैं, वहाँ 5 लाख या इससे अधिक जनसंख्या है। तो ये अनेकों महानगर हैं। ये मैप से रिलेटेड क्वेश्चन भी है, भरना भी आता है और आप पहचान करोगे तो आपको समझ भी आएगा। अब आप इसके साथ अपना दिमाग दौड़ाए देखें, जैसे कोलकाता, दिल्ली और मुंबई, 3 में 20 लाख से अधिक जनसंख्या है, ऐसा क्यों, इनके विकसित होने का कारण क्या रहा है। क्लियर? ओके, अब आपने ये खुद करना है, सोचना है और लिखना है अपने आप सोचकर कि इनके विकसित होने का क्या कारण रहा होगा। आपको समझ नहीं आया तो आप पेरेंट्स से पूछिएगा, सर्च कीजिएगा ताकि आपको क्लियर हो, नहीं तो आप देखो, न्यूज़ सुनो, सर्च करो, आपको क्लियर होगा कि क्या है। हमने चैप्टर में भी पढ़ा, इसका हिंट मिला है हमें। ओके, दिस इज फॉर यू, नाउ यू आर टू डू दिस वर्कशीट। ओके ओके, अब ये बड़ा सोच का विचारणीय बिंदु है। ये पिक्चर आप देख रहे हो, बहुत सोचना पड़ेगा, हमें विचार करना पड़ेगा। एकदम देखते ही पिक्चर के आपके माइंड में क्या आया, ये किस चीज से संबंधित है। यस, नगरों में जितनी तेजी से जनसंख्या बढ़ती है तो अनेक समस्याओं को भी जन्म देती है। अरे वेरी गुड, कैसी समस्याएं, जैसे ऊपर देखो, गंदी बस्तियां आ गई, कूड़ा कचरा यानी गंदगी का ढेर है, इधर परिवहन यातायात के साधनों में कैसे जनसंख्या भरी हुई है, यानी अतिक्रमण हो रहा है, बहुत अधिक दबाव हो गया है, चाहे वो आवासीय है या अन्य सुविधाएं हैं उन पर। नीचे आप देखोगे, एक तरफ आपको क्या दिखाई दे रहा है, गंदी बस्तियों का विकास हो रहा है, एक तरफ क्या दिख रहा है, 4th पिक्चर में, अनाधिकृत बस्तियां, मतलब जो सरकार के द्वारा अधिकृत नहीं की गई हैं, अपनी मर्जी से ही जब जनसंख्या अधिक हो जाती है तो अमुक क्षेत्र से बाहर की ओर छोटे छोटे टेंट वगैरह डालकर, छोटे छोटे कच्चे पक्के मकान बनाकर कुछ बस्तियां अनाधिकृत रूप से विकसित हो जाती हैं, और इन बस्तियों में सुविधाएं जैसे जन स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं, बिजली है, पानी है, रहने का है, सीवरेज व्यवस्था है, बहुत ही निम्न स्तर की होती है। तो क्या आप मानते हो कि यहाँ स्वास्थ्य सही होगा? आप विचार करिएगा और बताइएगा, ये आपके विचार के लिए है, दैट्स व्हाई इट्स रिटन विचारणीय बिंदु। तो अब आपने सोचना है, इसी पर ही हमारा आगे होमवर्क बेस रहेगा। तो चलिए बढ़ते हैं होमवर्क की ओर। आज का गृह कार्य क्या है? चैप्टर में हमने यही किया, नगर क्या होते हैं, क्या कारण है, उनका इतिहास क्या रहा, और नगर और गांव में, नगरीय और ग्रामीण बस्ती में क्या अंतर है, किस आधार पर वर्गीकरण किया, कौन कौन से थे, कहाँ पाए जाते हैं, है ना, और उनकी क्या समस्याएं हैं, जो आपके लिए प्रोजेक्ट का वर्क है। ओके, तो अब होमवर्क है, ग्रामीण और नगरीय बस्तियों में अंतर बताओ। नगरीकरण से आप क्या समझते हैं? क्या नगरों में केवल एक ही कार्य होता है? यदि हाँ तो कैसे, और यदि नहीं तो कैसे? आपने सिद्ध करना है, विवरण देना है, अपने विचार व्यक्त करने हैं। ओके, देन है बढ़ती नगरीय जनसंख्या किस प्रकार अनेक समस्याओं को जन्म देती है। ये विचारणीय बिंदु, इस पर ही हमारा ये क्वेश्चन तैयार होगा, बेस्ड है। महानगर किसे कहते हैं? भारत के कुछ महानगरों के नाम बताओ। और आप कुछ करके सीखना, क्योंकि जब हम खुद करते हैं तो हम वो बात सीख जाते हैं।
एक्चुअल में उसे ही सीखना कहते हैं। नाउ वी आर डूइंग कन्वर्सेशन, हम विचार विमर्श कर रहे हैं, अंत्यक्रिया कर रहे हैं, एक समझ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये समझ पूरी जब बन जाएगी तो ये समझो कि हम सीख गए, हमें ज्ञान हो गया है। तो उसके लिए आपने खुद करना है क्या, आप जिस भी अक्षेत्र में रहते हैं अपने आसपास के अक्षेत्र को देखें और ये देखें कि वहां क्या क्या समस्याएं हैं और क्या उन समस्याओं का समाधान हो सकता है। जी हाँ, सभी समस्याएं अपना समाधान स्वयं लेकर आती हैं, समाधान हो सकता है। तो आप समस्याएं देखें आसपास के एरिया की और उनके समाधान के क्या उपाय हैं वो सुझाने हैं, वो आपने लिखने हैं कि ये प्रोजेक्ट ऐसे कर सकते हैं, इस समस्या को ये कर सकते हैं, तभी ये समस्या दूर हो सकती है। तो ये आपके करने के लिए है, तभी आप जान पाएंगे कि कैसे समस्याएं विकसित होती हैं और क्यों ये समस्याएं विकसित होती हैं, तथा हम कैसे एक स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकते हैं। हम सोसाइटी का हिस्सा हैं, इसलिए हमारा भी श्रेय, हमारा भी योगदान होना चाहिए। तो अब आपने ये प्रोजेक्ट करना है कि किस प्रकार से उन समस्याओं का निराकरण किया जा सकता है, दूर की जा सकती है, क्या उपाय है। क्लियर? तो आज का टॉपिक हमारा यहीं कंप्लीट होता है। मुझे पूरा विश्वास है प्यारे बच्चों कि आपको समझ आया होगा और पढ़ने में मज़ा भी आया होगा। तो अब प्रोजेक्ट करना नहीं भूलिएगा, होमवर्क बहुत ध्यान से करना। बहुत ही इंटरेस्टिंग वे से हमने टॉपिक किया, आपने बहुत कोऑपरेट किया। आई लव दिस। सो आज के लिए इतना ही, अगला टॉपिक फिर करेंगे हम। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए गुड डे।